नमस्कार। समार्ट स्टडी पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम 3 सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। शुरुआत में हम मैथ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम साइंस और फिर हम पॉलिटिकल साइंस। खैर, फिलहाल हम एक एग्ज़ाम के सिलेबस को लेकर के चलेंगे। आपको पता है कि राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा एक वैकेंसी डिक्लेयर हो रखी है, लिपिक ग्रेड सेकेंड कनिष्ठ संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026। इस एग्ज़ाम की जो डेट है वो संभवतः 5 जुलाई 2026 है। हमारी कोशिश होगी कि इस डेट से पहले पहले हम इस एग्ज़ाम में आने वाले मैथ सब्जेक्ट के जितना भी सिलेबस है उसको कवर करें, उसके बेसिक कंसेप्ट को समझें और जितने भी क्वेश्चंस आते हैं मैथ के अंदर उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं हमारा मेन पर्पज है कि अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हम कंसेप्ट समझ करके और इतनी तैयारी हो जाए हमारी कि हम इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो लेवल रहता है क्वेश्चंस को उसको हम सॉल्व कर पाएँ। आपकी स्क्रीन पे इस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में लिखा गया है, आप सब जानते हैं। तो सिलेबस डिस्कस करके हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा हम उस पॉइंट पे आएंगे जो पॉइंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम सबसे पहले इस सिलेबस का 6 नंबर पॉइंट ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो बेसिक टॉपिक जो दे रखे हैं आपके सिलेबस में वो है कोण और उनके माप, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय स्वरों समीकरण, ऊंचाई दूरी की सामान्य समस्याएं। माने एक ये टॉपिक हो गया, एक ये टॉपिक हो गया, एक ये टॉपिक हो गया और एक ये टॉपिक हो गया। यानी मोटे तौर पे 4 सब टॉपिक्स में ट्रिग्नोमेट्री को डिवाइड किया गया है। बेसिक कंसेप्ट है, ज़्यादा डेप्थ में है नहीं, क्योंकि आपके यहाँ लिखा हुआ है न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो जो ट्रिग्नोमेट्री बहुत डेप्थ में होती है वो एक अलग लेवल की होती है। आपको समझ में आ गया इसके 4 टॉपिक्स हैं। अब इन चारों टॉपिक्स को हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। तो आज हम जो इंट्रोडक्शन इस वीडियो में शुरू करेंगे वो इंट्रोडक्शन पार्ट होगा कोण और उनके माप का। यानी आज हम पढ़ेंगे कोण व उनके माप। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये टॉपिक जो मेन है वो है ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इसको भी हम मैंने सब टॉपिक्स में बांट रखा है। सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर अपन पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं किसको है। यानी त्रिकोणमिति का मतलब क्या है, एक तरीके का शाब्दिक अर्थ। देखिए, त्रिकोणमिति किसको कहते हैं। इसमें 2 वर्ड है, एक है त्रिकोण, एक है मिति। त्रिकोण का मतलब होता है तीनों ओर से घिरी हुई आकृति, तीनों ओर से घिरी आकृति। और इस मिति का मतलब होता है माप, यानी पैरामीटर। तीनों ओर से कौन सी आकृति घिरी होती है, ट्राइंगल, ट्राइंगल त्रिभुज होती है। तो त्रिभुज के कोण, भुजाएं के बीच में संबंध
कोण व त्रिभुज के क्षेत्रफल यानी एरिया के मध्य संबंध, या फिर मैं कहूंगा कोण और त्रिभुज के परिमाप के मध्य संबंध यानी पैरामीटर, यानी पैरामीटर के मध्य संबंध, ये सब हम जो स्टडी करते हैं वो करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री में। यानी ट्रिग्नोमेट्री का मोटा मोटा अर्थ है कि जो ट्राइंगल बनता है उसके अंदर के तीनों कोण यानी एंगल और प्लस उस ट्राइंगल की भुजाएं और उस ट्राइंगल का क्षेत्रफल, उस ट्राइंगल का परिमाप, इन सब के बीच में जो इंटर रिलेशन है उसका अध्ययन हम ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। तो आपको समझ में आ गया ट्रिग्नोमेट्री किसको कहते हैं। अब हम इसी टॉपिक का दूसरा पॉइंट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ है, यूजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसका यूज कहाँ है देखिए, मान लीजिए ये एक शहर है सिटी 1A, ये सिटी 1B है, इनके बीच में कम से कम मान लीजिए 1500 किलोमीटर की दूरी है। तो ये डिस्टेंस काउंट करने के लिए, नहीं लंबी दूरियां काउंट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। या फिर पृथ्वी से चंद्रमा यानी मून, चंद्रमा और सूर्य के मध्य दूरी के मध्य दूरी, ये काउंट करने के लिए हम इसको मेजरमेंट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। या फिर किसी पहाड़ की ऊंचाई निकालना हो तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। या बहुत बड़ी बिल्डिंग जो होती है उनकी हाइट निकालने के लिए, उनकी ऊंचाई निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का। अब ये यूज होता कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब हम इसका चौथा सब टॉपिक पढ़ेंगे, ऊंचाई और लंबाई की सामान्य समस्याएं इन हाइट एंड डिस्टेंस की कॉमन प्रॉब्लम, तब हम दो एंगल पढ़ेंगे, दो एंगल के बारे में पढ़ेंगे। वो एंगल होंगे उन्नयन कोण और अवनमन कोण, यानी इवेल्यूशन एंगल और डिप्रिसिएशन एंगल। तो जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मुझे इसकी हाइट पता नहीं है, लेकिन मैं यहाँ खड़ा हूँ बिल्डिंग के टॉप पॉइंट की तरफ मैं देख रहा हूँ और मुझे पता है कि मैं बिल्डिंग के जो नीचे वाला जो पोर्शन है उससे कितना दूर खड़ा हूँ, यानी मुझे ये डिस्टेंस पता है, मुझे एंगल पता चल रहा है कि मैं किस एंगल से, मेरी आंख है वो बेस के साथ कितने एंगल के साथ उसके शीर्ष को देख रही है, यानी मुझे एंगल पता है। तो इन दोनों का यूज प्लस ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके मैं इसकी हाइट निकाल सकता हूँ जी, यानी यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ में आ गया। इसके बाद जो इसका तीसरा टॉपिक है वो है, इसका तीसरा टॉपिक जो है कोण, वो कोण की प्रकृति कैसे समझिए। एंगल किसको कहते हैं एंड नेचर ऑफ एंगल। समझिए कैसे, जैसे मान लीजिए एक लाइन है ड्रॉ की, इसका एक जो पॉइंट है वो है O और एक साइड का पॉइंट है A। अब मान लीजिए मैं इस लाइन को रोटेट करना चाहता हूँ किसी एक साइड में, और इसका एक पॉइंट O को मैं स्टेबल रखना चाहता हूँ, यानी ये मूव नहीं करेगा, और A पॉइंट है वो मूव करके किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आ जाता है। मान लीजिए ये B पे आया, इधर मूव किया, तो ये लाइन ऐसे बन गई, ठीक है। और मान लीजिए
अगर ये लाइन नीचे की तरफ मूव करे, यानी यहाँ पे अगर मैं बी बनाना चाहूँ, मान लीजिए ये लाइन नीचे की तरफ मूव कर गई ओ पर्टिकुलर पॉइंट के स्टेबल रखते हुए, तो ये ऐसे मूव किया, यहाँ पॉइंट हो गया बी। अब देखिए इस टर्न को अपन कैसे मापेंगे, कोई ना कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए इस टर्न की, तब एंगल का इजाद हुआ। मतलब इस टर्न को मापने के लिए जिस आइडेंटिटी का यूज किया जाता है उसको बोला जाता है एंगल। यानी कितना घुमाव ओ ए का लाइन का ओ पोजीशन के इर्द गिर्द जितना घुमाव होता है, जितना टर्न होता है, उसको मापने के लिए हम एंगल का यूज करते हैं। आई बात समझ में? तो एक बार ये लाइन ऊपर की तरफ बढ़ी, अब मतलब इनिशियल पोजीशन से सेकेंडरी पोजीशन पे ऊपर की तरफ गई, और एक बार ये लाइन इनिशियल पोजीशन से सेकेंडरी पोजीशन तक नीचे की तरफ गई। यानी इस लाइन का एक बार घुमाव नीचे की तरफ था, एक बार ऊपर की तरफ था। इसके आधार पर नेचर ऑफ एंगल डिसाइड होता है। कैसे? जब ये लाइन ऊपर की तरफ गई तो ये देखो इसका घुमाव कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज। क्या था? एंटी क्लॉकवाइज, जिसको वामावर्त बोलते हैं। और ये जब लाइन नीचे की तरफ यानी इनिशियल पोजीशन से सेकेंडरी पोजीशन पे जब आई, तब ये नीचे की तरफ आई, तब इसका घुमाव कैसा था? क्लॉकवाइज। कैसा था? क्लॉकवाइज, और जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त। अब जब एंटी क्लॉकवाइज जब किसी लाइन का टर्न होगा, तब उसका जो एंगल होगा, यानी एंगल को मैं डिनोट कर देता हूं थीटा से, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है? और क्लॉकवाइज यानी क्लॉकवाइज जब दक्षिणावर्त घुमाव टर्न होगा, तब उसका एंगल जो होगा वो होगा नेगेटिव। आई बात समझ? ऋणात्मक, यानी ये धनात्मक और ये ऋणात्मक। इतना बात आपको समझ में आ गई? यानी अब आपको एंगल का पता चल गया। एंगल किसको कहते हैं? यानी किसी भी लाइन के इनिशियल पोजीशन से सेकेंडरी पोजीशन पे जाने के लिए अपने एक पॉइंट के इर्द गिर्द जितना टर्न करती है, उसको मापने के लिए जो आइडेंटिटी यूज होती है उसको एंगल बोलते हैं। सेकेंड, एंगल कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा? अगर वो इनिशियल पोजीशन से सेकेंडरी पोजीशन तक एंटी क्लॉकवाइज जाए तब वो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज आए तब वो नेगेटिव। ठीक है? अभी आपको इतना पता चल गया। अब इसका जो चौथा सब टॉपिक है वो है कोण की माप। ये जो एंगल है उसको मापने के कितने तरीके हैं, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कोणों की माप, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। अब ये अपन पढ़ेंगे। एंगल्स, ठीक है। जब मेजरमेंट एंगल्स की बात करेंगे तो इसमें 3 टाइप के हम पढ़ेंगे। देखिए कौन कौन से टाइप? 3 जो अपन पढ़ेंगे। एक होगा साष्टिक पद्धति, एक होगा सतिक पद्धति, और एक होगा वृत्तीय पद्धति। यानी एंगल ऑफ मेजरमेंट का जब हम टाइप पढ़ेंगे तो हम 3 टाइप की बात करेंगे। पहला जो होगा वो होगा साष्टिक पद्धति। साष्टिक पद्धति, जिसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं सेक्सागेसिमल सिस्टम। इसमें होता क्या है, जो कोण को मापने के मेजरमेंट ऑफ एंगल की ये जो सिस्टम्स है, इसके अंदर क्या होता है कि एक जो परपेंडिकुलर होता है, माने एक समकोण माने परपेंडिकुलर, एक समकोण है वो 90 अंश के बराबर होता है, 19 पार्ट में तोड़ा जाता है।
और इस 19 पार्ट को हम डिग्री बोलते हैं, यानी 1 डिग्री, यानी एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री के बराबर होता है, और 1 डिग्री है वो 60 मिनट के बराबर होता है, जिसको हम 60 डैश भी बोलते हैं, और 1 मिनट वो 60 सेकंड के बराबर होता है, जिसको हम 60 डबल डैश भी बोलते हैं। आई बात समझ में? इस पद्धति को कहते हैं शास्त्रीय पद्धति। सेकंड जो पद्धति यूज होगी वो होगी सटीक पद्धति। सटीक पद्धति जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंटेसिमल सिस्टम। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखिए पहली बात, इसको फ्रांसीसी पद्धति भी बोलते हैं, फ्रांसीसी पद्धति। और ये अभी प्रचलन में भी नहीं है, यानी ये अभी चलती नहीं है सात्विक पद्धति, जो अभी इसका यूज नहीं होता है। लेकिन जब इसका यूज होता था उस टाइम एंगल को मापने के लिए इसमें क्या टर्म्स यूज होती थी, जो ये थी कि एक समकोण, एक समकोण था वो 100 ग्रेड के बराबर हुआ करता था, जिसको हम 100 और छोटा सा जी इससे डिनोट करते हैं। एक ग्रेड जो था वो 100 कला के बराबर था, जिसको हम 100 डैश भी बोलते हैं, और एक कला वो 100 विकला के बराबर था। किसके बराबर? 100 विकला के बराबर, जिसको हम 100 डबल डैश भी बोलते हैं। आई बात समझ में? अब आती है थर्ड पद्धति। थर्ड जो पद्धति है उसको हम बोलेंगे सर्कुलर मेथड, जो अपने काम का है। एक तो षष्टिक पद्धति अपने काम की, एक सर्कुलर मेथड। अब देखिए वृत्तीय पद्धति, वृत्तीय पद्धति। अब ये वृत्तीय पद्धति क्या होती है? देखो वृत्तीय पद्धति है, इसका मतलब वृत्त का यूज होगा, सर्किल का यूज होगा। ये एक सर्किल है मान लो, और इसकी सेंटर पॉइंट है O, और O से A तक एक लाइन खींची जिसको अपन रेडियस बोलते हैं। ये इसकी रेडियस हो गई R। लीजिए कि यहां पर मान लीजिए कि ये एक पॉइंट और है परिधि के ऊपर, जिसको बोलते हैं पॉइंट B। अब A से B, ये ऐसे जा रहा है, A से B, A से B जाने पर, पॉइंट A से B पर परिधि पर जाने पर रेडियस और इस आर्क को मिला करके, यानी A और B आर्क के हेल्प, रेडियस और A और B के आर्क के हेल्प से सेंटर पर ये कौन बना? ये एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, जिसको मैं थीटा बोलता हूँ। एक बात देखिए, मैं बार बार कुछ चीजें बोल रहा हूँ, थीटा, लैम्बडा, एल्फा, फाई, ये सारी चीजें जो है ये एंगल को डिनोट करने के सिंबल है। ये कोई एंगल डिनोट सिंबल है, यानी ये कोई स्पेशल चीजें नहीं है। आप एंगल को कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन जनरली हम लोग थीटा का यूज करते हैं। ठीक है ना, मतलब एक तरीका का एंगल का नाम। तो मान लीजिए एक एंगल है थीटा, ठीक है। अब इस थीटा को, यानी कोण, यानी एंगल को मापने का अपन फॉर्मूला जो आज तक पढ़ते आए हैं थीटा को, वो क्या पड़ता है? चाप। ये सर्कुलर एंगल की बात कर रहा हूं मैं। सर्कुलर एंगल को मापने का अपन फॉर्मूला क्या पड़ता है? चाप अपॉन त्रिज्या, चाप अपॉन त्रिज्या। यहाँ पे चाप क्या है? ए बी। देखिए चाप को डिनोट ऐसे किया जाता है, चाप के बनाने में जो पॉइंट यूज होता है उसके ऊपर छोटा सा ये सर्कुलर पॉइंट डाला जाता है, जिसको चाप को डिनोट करते हैं। खैर, और यहाँ पे त्रिज्या है आर, यानी इस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा बराबर चाप अपॉन त्रिज्या। और ये एंगल किस में आएगा? रेडियन में। किस में आएगा? रेडियन में। और इस रेडियन को मैं कैसे लिख सकता हूं? छोटा सा सी।
आई बात समझ में? इसको बोलते हैं सर्कुलर एंगल, यानी वृत्त के केंद्र पर बने हुए कोण को मापने के लिए अपन सर्कुलर एंगल का यूज करते हैं, मेथड का यूज करते हैं। और ये इसके अंदर जो एंगल है वो रेडियन में मापा जाता है। खैर, अब अपन आते हैं, अब इसी सर्कुलर मेथड को अपन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे एक चीज पढ़ते हैं, दो तीन चीजें अपन यहाँ पढ़ते हैं। पहली, एक सर्कुलर यानी एक रेडियन किसको कहा जाता है? एक रेडियन की डेफिनेशन है, जब चाप व त्रिज्या का मान बराबर हो जाए, तब केंद्र पर बनने वाला कोण एक रेडियन होगा। वृत्त के केंद्र पर, ठीक है? तब वृत्त के केंद्र पर, आप इसको थोड़ा अच्छे से लिख देना कि वृत्त के केंद्र, तब वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण एक रेडियन होगा। कैसे? अपन को पता है कोण अपन किस में मापते हैं? रेडियन में। वो मापते हैं अपन चाप अपॉन त्रिज्या में। और जब चाप और त्रिज्या का मान बराबर हो जाए, चाप बराबर त्रिज्या, और मैं इन दोनों का मान लीजिए, त्रिज्या आर तो मैं आर ही मान लेता हूं, तो चाप भी आर है, त्रिज्या भी आर है, कोण यानी एंगल, तो कोण ये रेडियन, आर से आर कट गया, एक ही बचा। तो जब चाप अपॉन त्रिज्या का मान बराबर हो जाए, तब केंद्र पर बनने वाला कोण एक रेडियन कहलाता है। ठीक है, अब दूसरी बात इस सर्कुलर मेथड में पढ़ते हैं। परिधि द्वारा, संपूर्ण परिधि द्वारा, संपूर्ण परिधि द्वारा वृत्त की संपूर्ण परिधि द्वारा, वृत्त की संपूर्ण परिधि द्वारा केंद्र पर बना कोण का मान 2 पाई रेडियन होता है। कैसे? कोण का फॉर्मूला क्या है? कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या। त्रिज्या होता है कि नहीं होता है? मान लीजिए मैं एक वृत्त मानता हूं ये, ठीक है, इसकी रेडियस आर मान लेता हूं। तो अब ये पूरी त्रिज्या है, यहाँ एक पॉइंट है, ये पूरी परिधि है, ये परिधि यहां से घूम के यहां तक वापस आई, यानी मैं यहां से चलना शुरू हुआ और यहां तक वापस आया, तो ये पूरी परिधि एक आर्क बन गई। यानी फिर इस केंद्र के इर्द गिर्द ये कोण बना, इस आर्क और रेडियस की हेल्प से ये कोण बना, तो इसकी वैल्यू 2 पाई होगी। कैसे? जब किसी भी वृत्त की त्रिज्या आर है, तब उसकी परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? तो मैं चाप, यहाँ पे चाप क्या है? इस पूरे केंद्र पर बने कोण के लिए चाप क्या है? पूरी परिधि है। तो चाप की जगह रख दूंगा 2 पाई आर और त्रिज्या की जगह रख दूंगा आर, आर से आर कैंसिल, तब कोण क्या हो जाएगा? 2 पाई रेडियन। एक बात और, 2 पाई रेडियन को अगर मैं डिग्री में लिखना चाहूं तो 360 डिग्री, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो 2 पाई रेडियन को डिग्री में लिखने पर ये 360 डिग्री होता है, ठीक है? अब देखिए, अब चौथा इसका टॉपिक, वृत्तीय सर्कुलर एंगल अपन पढ़ रहे हैं, सॉरी तीसरा सर्कुलर एंगल के अपन बात कर रहे हैं।
तीसरा है, मान ले अगर कोण का मान रेडियन में दे और डिग्री में पूछे, तब जो फॉर्मूला होगा, मान लीजिए कोई एंगल है, माना कोई कोण है, वो है x रेडियन। क्या है? x रेडियन। ये आपको दे रखा है, आपको पूछा है x डिग्री में क्या होगी वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे? वो उसका निकालने का फॉर्मूला है, वो है x डिग्री बराबर 1/80 अपॉन पाई इंटू जो भी x का मान रेडियन में दे रखा है वो यहाँ रख दीजिए। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इस पूरे की वैल्यू 180 अपॉन पाई इंटू x रेडियन, ये पूरी वैल्यू अपन डिग्री में आ जाएगी। ठीक है। और अब इसका उल्टा, अगर आपको, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई, ठीक है, यह फर्स्ट कंडीशन है। अगर अब दूसरी कंडीशन में अपन बात करें कि अगर आप को x डिग्री में मान दे और x रेडियन में पूछे, तब फॉर्मूला क्या होगा? तो x रेडियन जो फॉर्मूला होगा वो होगा पाई अपॉन 180 इंटू x डिग्री। यहाँ वैल्यू रख देना, ये पूरा मान आ जाएगा। तो ये पूरा मान किस में आएगा? रेडियन में। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया ये फॉर्मूले दोनों। अब ये फॉर्मूले निकले कैसे? अगर मैं वो 360 डिग्री के बराबर होता है, ये पढ़ा अपन ने। तो इसको मैं पाई की वैल्यू 2 का भाग इसमें दे दूंगा, उधर जाएगा तो 180 डिग्री। ये एक बात समझ में आ गई। यानी पाई रेडियन हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई का मान रेडियन में हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो फिर मैं ऐसा बोल दूं, 1 रेडियन का मान 180 डिग्री अपॉन पाई के बराबर होता है। ये पूरी वैल्यू डिग्री के अंदर, ये पूरी वैल्यू डिग्री के अंदर मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, रेडियन का मान डिग्री में होगा बराबर 180 अपॉन पाई। ठीक है, तब कोई भी मान दे दो, x रेडियन का मान डिग्री में होगा 1/80 अपॉन पाई इंटू x। ठीक है, ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ वैल्यू रख दूंगा रेडियन में, और ये पूरी की पूरी वैल्यू किस में आ जाएगी? डिग्री में। तो ये फॉर्मूला बना कि नहीं बना? ठीक है, ऐसे ही अब इसको ऐसे रख दो, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 रेडियन। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, 1 डिग्री का मान रेडियन में होगा वो होगा पाई अपॉन 180, ये रेडियन में। तो फिर मैं कह सकता हूँ अगर कोई मान लीजिए, तब कोई भी अगर वैल्यू है डिग्री के अंदर और उसका मान मुझे रेडियन में निकालना है, तो पाई अपॉन 180 इंटू एक्स डिग्री, यहाँ वैल्यू रखूंगा, ये पूरा मान किस में आ जाएगा? रेडियन में। आपको फॉर्मूले समझ में आ गए दोनों। अब देखो यहाँ पे दो चीजें यूज हो रही है। फर्स्ट, एक तो अगर आपको थ्योरेटिकली कभी किसी एग्जाम में पूछा जाए, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, कि 1 रेडियन का मान डिग्री में कितना होता है, तो वो होता है अपने 57 डिग्री 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड। ये मान अगर आपको डायरेक्टली कभी पूछा जाए
अब ये मान आया कैसे, मैं अभी बता दूंगा। देखिए, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके मैं बता देता हूँ, लेकिन अगर आप जनरली तो प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको कभी कोई प्रोसेस पूछ ले तब मैं बता देता हूँ कि आया कैसे। देखो, अभी अपन पढ़ के क्या आ रहे हैं, पाई है वो 180 डिग्री के बराबर है, तो 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री अपॉन पाई, तो 1 रेडियन बराबर 180, और मैं पाई की वैल्यू रख देता हूँ 3.14159265। ठीक है, पाई की वैल्यू होती है ये, पाई की वैल्यू ये होती है, पाई की वैल्यू देखो अप्रोक्सीमेट 3.14159265 होती है, या फिर हम इसको मानते हैं फ्रैक्शन में 22/7। अब ये पाई क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये हो गया। जब मैं इसका डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 57 29 57 79। मैं एक बार इतना ही लेके चल रहा हूँ। ये आ गया पॉइंट, ये आएगा डिग्री में, डिग्री में आ गया। अब मुझे इसको और सिंप्लीफाई करना है तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ 57 प्लस 0.295779। ठीक है, तो ये भी डिग्री में, ये भी डिग्री में। अब मैं 57 को तो यहाँ रहने देता हूँ, इस पूरे डिग्री के वैल्यू को मैं मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो मुझे 60 से मल्टीप्लाई कर पड़ना पड़ेगा। 60 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैं 60 से मल्टीप्लाई, अब ये पूरा मिनट में हो गया है ये वाला पार्ट, क्यों? क्योंकि मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ये डिग्री में था पहले और इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया मिनट में, तो मैंने 60 से मल्टीप्लाई, तो ये 57 डिग्री प्लस जब मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 6774। ठीक है, अब ये पूरा पूरा किस में है? मिनट में है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन में लिखूं तो कैसे लिख पाऊंगा? 57 डिग्री, अब मैं इसको भी तोड़ देता हूँ, 17 मिनट प्लस 0.746774 मिनट, तो 57 डिग्री प्लस 17 मिनट प्लस, अब मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे 60 मिनट से मल्टीप्लाई करना, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 60 मल्टीप्लाई 0.746774। आई बात समझ में? तो ये हो गया 57 डिग्री प्लस 17 मिनट, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 44.806482। ठीक है, अब ये सेकंड में है, ध्यान रखना, ये सेकंड में हो गया। और अब देखो, डिग्री को मैंने मिनट में कन्वर्ट कर दिया, मिनट को सेकंड में, इससे आगे तो कन्वर्ट होगा नहीं। अब इसको मैं थोड़ा तरीके से लिख देता हूँ। ये देखिए, पॉइंट के बाद में 50 से बड़ी वैल्यू है, 80 है, तब मैं इसमें 1 की वृद्धि करके लिख सकता हूँ, तो मैंने इसको लिख दिया 45 और इस पूरे पार्ट को मैंने हटा दिया, तो अल्टीमेटली मेरे पास आ गया 57 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकेंड। ये 1 रेडियन की वैल्यू डिग्री में है। अगर आपको कोई पूछे कि कैसे है तब ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, और ना अगर किसी कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट आपको वैल्यू पूछे तब आपको ये निकाल के बतानी है। अब देखिए, यहाँ एक टर्म यूज हो रही है बार बार, पाई की। ये पाई है क्या एक्चुअली? देखिए, पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो है 3.14159265 और ये और भी वैल्यू बढ़ती जाती है, लेकिन अपन पॉइंट के बाद 8 डिजिट तक वैल्यू लेते हैं, इसीलिए इरेशनल नंबर है, यानी अशांत दशमलव भिन्न है, ये दशमलव संख्या है। और या फिर मैं इसको बोलना चाहूँ 22/7। अभी पाई है क्या? एक्चुअली क्या था कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने, जैसे आर्किमिडीज हो गया या पुराने जितने भी मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक प्रयोग किया और उन्होंने देखा कि जब हम एक वृत्त बनाते हैं, जैसे मान लीजिए एक वृत्त बनाया, उसकी रेडियस है r, मैं पहला वृत्त बना दो, इसकी रेडियस r1, तो इसकी परिधि क्या होगी? परिधि को मैं मान लेता हूं, तो इसकी परिधि में 1 मान लेता हूं। अगर इसकी त्रिज्या r है तो आपको पता ही होगा, डायमीटर माने व्यास, व्यास क्या होगा? d1 मान लेता हूं, वो होगा 2r1। ठीक है, अब उन्होंने एक और त्रिज्या का एक वृत्त खींचा और ये थी r2, ये r2 है,
तो डायमीटर 2 हो गया 2r2 और परिधि भी हो गई, परिधि मान लेता हूं परिधि 2। फिर उन्होंने एक अलग और त्रिज्या ली, वो ले ली r3, तो इसका डायमीटर क्या हो गया, वो हो गया सॉरी 2r3 और इसकी परिधि मैंने मान ली 3। अब उन्होंने क्या किया वैज्ञानिकों ने, जैसे आर्किमिडीज वगैरह थे, आर्किमिडीज वगैरह, उन्होंने इसका परिधि और व्यास का रेशियो निकाला, यानी अनुपात निकाला। जैसे ये पहले वृत्त के लिए इन्होंने परिधि अपॉन 1 निकाला, परिधि 1 की वैल्यू रखी और d1 की वैल्यू रखी। फिर उन्होंने सेकंड के लिए भी यही किया, d2। फिर थर्ड के लिए भी उन्होंने यही किया, d3। और उन्होंने देखा कि जब ये रेशियो निकालते हैं तब एक फिक्स नियतांक यानी कांस्टेंट वैल्यू आती है और वो वैल्यू लगभग 3.1415 के आसपास जा रही है और ये इसके बराबर आ रही है। तब उन्होंने पता पाया कि किसी भी वृत्त के परिधि अपॉन व्यास का अनुपात निकालने पर एक नियतांक आती है, एक वैल्यू आती है और वो उस वृत्त के किसी भी पैरामीटर पर डिपेंड ही नहीं रहती। ना तो वो मतलब त्रिज्या पर वो डिपेंड है ही नहीं, त्रिज्या चाहे कितनी भी बड़ी छोटी हो, परिधि अपॉन व्यास का किसी भी वृत्त का जो अनुपात है वो हमेशा इस वैल्यू के आसपास रहता है। तब उन्होंने इस वैल्यू को अप्रोक्सीमेट एक वैल्यू को इसको एक नाम दे दिया और बोला कि ये आज के बाद पाई कहलाएगी। यानी उन्होंने कहा कि परिधि अपॉन व्यास इसका जो रेशियो आएगा वो हमेशा पाई के बराबर आएगा। ठीक है, तो फिर परिधि क्या हो गई, परिधि हो गई पाई इंटू व्यास, और व्यास क्या होता है किसी भी त्रिभुज की, पाई इंटू 2 इंटू त्रिज्या, व्यास यही होता है। तब हम परिधि का फॉर्मूला पढ़ते हैं 2 पाई r, यानी 2 पाई और r माने त्रिज्या। अगर त्रिज्या r है, माना त्रिज्या r है, ये त्रिज्या को हम r से डिनोट करें, तब आज तक हम परिधि का ये फॉर्मूला पढ़ता है, परिधि बराबर 2 पाई r। आई बात समझ में? यानी मोटा मोटी तौर पे अपन ने 1 रेडियन की वैल्यू भी निकाल दी और पाई किसको कहते हैं, पाई कहाँ से आया वो भी अपन ने पता कर लिया। अब इसका सबसे पहला जो टॉपिक है इस ट्रिग्नोमेट्री के जो आपका सिलेबस है, और इसका जो सबसे पहला जो टॉपिक था कोण और उनके माप, इसका थ्योरेटिकल जो थ्योरी का पार्ट है वो लगभग कंप्लीट हो गया। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और इजी टू हार्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे जो इसके मतलब एग्जाम में आ सकते हैं। धन्यवाद।